गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं ये आपकी प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग की क्लास चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रेडिंग स्केल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली में कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, क्यों हुआ और क्यों ये रिप्लेस किया गया नंबरिंग सिस्टम से, राइट। तो देखिए नंबरिंग सिस्टम क्या था कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे काम कर रहे थे, राइट। अब तक आपने जो बिफोर, और ये कब इन्वेंट हुआ था, 2009 में। 2009 में जो है वो हमारा CCE पैटर्न आया, ग्रेडिंग सिस्टम आया और ग्रेडिंग सिस्टम ने रिप्लेस किया नंबरिंग सिस्टम। पहले आपने देखा होगा बच्चे इतने, उनकी ग्रोथ नहीं होती थी, इतने स्किल्स डेवलप नहीं होते थे, इतने टैलेंटेड नहीं थे जो आज के बच्चे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करता है और हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, पर्सनल ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ। जो आपकी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी सिर्फ मार्क्स से कभी नहीं डेवलप हो सकती, वो होगी इस तरह की चीज़ों से जब आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हेड करेंगे, जैसे कि लाइक प्रेजेंटेशंस है, प्रोजेक्ट मेथड है। फॉर एग्जांपल आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो या आप कोई भी चीज़ इस टाइप की डिबेट करते हो, इस टाइप की चीज़ें करते हो जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, वो हमारी होती है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि बच्चे को हमें सिर्फ मार्क्स पे जज नहीं करना, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारा हमें ग्रोथ कैसे मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बुकिश आपको पढ़ाऊँ, आपको एक थ्योरी मैं पढ़ाती हूँ व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट, या चाइल्ड साइकोलॉजी। उस बुक में जो थ्योरी है वो सारे ही बच्चे रट लेंगे और उनके कट टू कट मार्क्स आ जाएंगे 100 आउट ऑफ 100। बट जब आप कोई प्रेजेंटेशन दोगे चाइल्ड साइकोलॉजी का, तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी के मार्क्स होंगे वो मार्क्स आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। उसमें ये नहीं होगा कि आपने जो लिख दिया, जो कर दिया वो हो गया बस खत्म, क्योंकि वो मार्क्स बेस नहीं है, वो आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के बेस पर है। तो आपने जब ये प्रेजेंटेशन दिया तो मान लीजिए निम्रा आ रही है यहाँ पर, या नीलोफर आ रही है यहाँ पर, या रमजी हैं, आयशा हैं, या अलग अलग सारे बच्चे बैठे, राफिया हैं, शफक है, इकरा है, शगुफ्ता है, मरियम है, समीरा है या अरीबा है, राइट। सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबका प्रेजेंटेशन देने का तरीका अलग होगा, ठीक है। जब सबका प्रेजेंटेशन देने का तरीका अलग होगा तो क्या पर्सनल ग्रोथ पे काम होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप सबके खड़े होने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, इवन आपकी जो ग्रोथ होती है ना, वो आपकी होलिस्टिक अप्रोच से ही होती है और वो कर रहा है ग्रेडिंग सिस्टम, CCE पैटर्न। CCE पैटर्न क्या है? कॉम्युलेटिव कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दैट मीन्स आप, कॉम्युलेटिव मीन्स होता है कि आप कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ आपको एंगेजमेंट्स रखने हैं थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअस आपको कुछ ना कुछ करना है। आज CBSE के हर स्कूल में कोई बच्चा फ्री नहीं रहता, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर कभी उनके असेसमेंट्स होते हैं, कभी उनके समेटिव असेसमेंट्स होते हैं, कभी उनका कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स आपको बोथ, दोनों अप्रोचेस पे काम करना है, लाइक स्कॉलास्टिक एरियाज यानी एकेडमिक्स और को स्कॉलास्टिक एरियाज यानी कि नॉन एकेडमिक। यानी एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक दोनों अप्रोचेस पे आप काम करेंगे, बच्चे को दोनों तरीके से ग्रोथ पे लाएंगे। ये हमसे ग्रेडिंग कहता है। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है यू हैव टू इवैल्यूएट, यानी कि इनोवेशन, क्रिएशन, कुछ इस तरह की चीजें जिससे कि बच्चे को मजा भी आए और बच्चा सीखे भी, उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कराते हो बच्चों को, तो वो बच्चों को क्या होता है कि जैसे प्रेजेंटेशन बच्चा दे रहा है या डिबेट दे रहा है या उसको अटेंडेंस के मार्क्स मिल रहे हैं, बिहेवियर के मार्क्स मिल रहे हैं, उससे वो अपना बिहेवियर और अच्छा करेगा। क्योंकि अब कोई है, ग्रेडिंग सिस्टम है जो हमें इस चीज़ के भी मार्क्स दे रहा है कि हम कितने सोशल हैं, हम कितने इमोशनल हैं, हम कितने थिंकर हैं, हम कितने केयरिंग हैं, हम कितने शेयरिंग हैं,
और हम कितने इमोशनल हैं, हमारी EQ पे भी काम कर रहा है। नॉट ओनली IQ, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट पे सब काम करते हैं, लेकिन जो हमारा CCE पैटर्न है वो हमारी EQ पे भी काम कर रहा है। EQ क्या होता है? इमोशनल क्वोशंट। आपके जो इमोशंस हैं उनको भी सिखा रहा है। हर एक चीज के मार्क्स आपको मिलते हैं, तो जब आपको मार्क्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। लेकिन एक मैं किताब आपको दे दूं और आपको कहूं इसको पी के घोल के पी जाओ, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी उससे? नहीं होगी। सिर्फ आप मार्क्स पे काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ नंबर्स में नंबर मिल रहे हैं कि हाँ भाई हमने 90% ले लिए, 100% आ गए, 95% आ गए, 80% आ गए। बट ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। ग्रेडिंग सिस्टम में 100 चीजें ऐसी बनाई गई हैं जिससे आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है। हम लाइफ लेसन्स पे काम कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स पे काम कर रहे हैं, लाइक फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट में, ब्यूटी वेलनेस का काम चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग का काम चल रहा है। देयर आर 19 सब्जेक्ट्स जिसमें कि गवर्नमेंट ने उन सब्जेक्ट्स को अलॉट किया हुआ है और वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 6 क्लास से भी स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो 9 से था, अब 6 to 8 में भी कौशल बोध की किताबें स्टार्ट हो गई हैं। यानी कि गवर्नमेंट भी इतना काम कर रही है। और ये सब कौन करवा रहा है? CBSE, CCE पैटर्न ग्रेडिंग सिस्टम। क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे? वो इंडिविजुअल ग्रोथ चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप ये कंपैरिजन करो कि भाई नीलोफर के इतने मार्क्स आए, इकरा के इतने मार्क्स हैं। हमें ये कंपैरिजन नहीं चाहिए। इंडिविजुअल इकरा ने क्या सीखा, या इंडिविजुअल आफिया क्या काम कर रही है, या इंडिविजुअल समीरा क्या है, खुद आप क्या हो। इंडिविजुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे काम करता है ग्रेडिंग सिस्टम। हॉलिस्टिक अप्रोच हम इसी को बोलते हैं, जब आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पे हम काम करते हैं। राइट? समझ में आया सबको? उसके बाद है ग्रेडिंग पॉइंट स्केल। देखिए ग्रेडिंग पॉइंट स्केल CBSE में अलग अलग तरह होते हैं। 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल, 7 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल, 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल एंड 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। अब CBSE वालों ने ये जो स्केल के रखे हुए हैं पॉइंट्स, ये बहुत सही तरीके से रखे हुए हैं। 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल हमेशा आपके मेन सब्जेक्टिव में होते हैं, लाइक जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया। जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें जो कंसिडरेशन होगा वो 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल का होगा। क्योंकि CBSE आपके साथ खेल नहीं सकता आपके फ्यूचर के साथ, तो उसने यहाँ पर 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल रखा है, इसलिए कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी आओगे। राइट? E2 पे भी आप पहुँचोगे, आप फेल भी होगे यहाँ पर। यहाँ पे आप डिटेल्ड हो जाते हो और कहते हैं ना स्टैग्नेशन, और यू कैन कॉल डिटेल्ड। तो आप ये भी हो सकते हो यहाँ पर, अगर आप 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल में हो, यानी मेन सब्जेक्ट से CBSE नहीं खेलेगा। मेन सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही है। मैथ्स आप पढ़ोगे, इंग्लिश आप पढ़ोगे, साइंस आप पढ़ोगे, हिंदी आप पढ़ोगे, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए CBSE ने आपका ग्रेडिंग स्केल 9 पॉइंट ग्रेड रखा है। 7 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल में क्योंकि कुछ हद तक बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो भाई वो GK पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बट स्टिल म्यूजिक पढ़े, मॉरल वैल्यूज की किताब आती है, वो इतना नहीं है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स किसमें कंसीडर होते हैं? 7 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल में, क्योंकि वो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। वो सब्जेक्ट्स ऐसे बहुत से स्कूल चलाते हैं, बहुत से स्कूल्स में नहीं होते, जैसे म्यूजिक वगैरह है, क्राफ्ट वगैरह है, GK वगैरह है। बहुत सारे जो मेन कुछ स्कूल्स होते हैं वो सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स ही रखते हैं, ना कि वो अदर सब्जेक्ट्स को कंसीडर करें। तो वहाँ पर हमने इसको रखा 7 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। अब 7 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल का मतलब है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हो। दैट मीन्स हम बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ 40% लाओ, कितने भी लधड़ हो आप, बिल्कुल ही बेवकूफ हो, आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तब भी हम क्या करें, मजबूर है, क्योंकि भाई आपका 7 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल है, हम आपको उससे नीचे दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमें आपको D तक ग्रेड में लेके जाना है। राइट? तो ये होता है 7 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। लेकिन आप CBSE के पैटर्न समझिए कि वो कितना सोच समझ के ये लोग स्केलिंग सेट करते हैं कि मेन सब्जेक्ट हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे,
लेकिन अगर चलो एडिशनल है तो उसमें तो बच्चा थोड़ा बहुत अगर पास भी हो गया तो वो कौन सा उस चीज से इतना बढ़ रहा है, कोई बहुत क्रिएटिव होगा तो वो आगे जाके बढ़ेगा, अदरवाइज मेन सब्जेक्ट पे ही बच्चे का फोकस होता है ज्यादा, राइट। उसके बाद आता है 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। ये वो चीजें होती है, वो स्केल होता है जैसे लिटरेसी, प्रोफिशिएंसी, आप हिंदी रीडिंग राइटिंग, वो पोर्शन जो आप लिखते पढ़ते कैसा हो, कितने क्रिएटिव हो, आपकी राइटिंग कैसी क्रिएटिव है, या आप किस तरीके से लिखते हो, किस तरीके से समझते हो, ये सारे जो स्केल होते हैं ये आपके 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल में आते हैं। और ये 2 ही लैंग्वेजेस में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, राइट। क्योंकि आपकी जो मेन लैंग्वेजेस कंसीडर होती है प्रोफिशिएंसी में, वो 2 ही होती है, इंग्लिश और हिंदी, किसी भी स्कूल रिपोर्ट कार्ड में। इंडिया के किसी भी सीबीएसई के रिपोर्ट कार्ड में उर्दू मेन लैंग्वेज नहीं होती है। उर्दू एडिशनल भी हो सकती है, मेन भी हो सकती है, लेकिन प्रोफिशिएंसी में नहीं आएगी। प्रोफिशिएंसी में खाली 2 लैंग्वेजेस आती हैं, एंड दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। तो उसमें आप कैसा लिखते हो, उसमें आपकी राइटिंग कैसी है, वो आप कैसा पढ़ते हो, वो आपका आ जाता है 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल में। और दी मोस्ट, अब 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये C1, यानी बच्चा अब ये 5 पॉइंट हो गया, 60% तक आप यहाँ पर आपको मार्क्स देने ही देंगे। आप कितने भी खराब होगे राइटिंग में, कितने भी कैसे भी होगे, तब भी आपको ग्रेड मिलेगा, समझ रहे हो। और लास्ट होता है आपका द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेड, वो होता है पर्सनल ग्रोथ ग्रेड। जैसे आप कितने शेयरिंग हो, कितने थिंकिंग हो, आपकी यूनिफॉर्म कैसी है, आप कितना लोगों के साथ शेयरिंग करते हो, आप कितना सोचते हो, आप कितने इमोशनल हो, आप कैसे थिंकर हो, आपके क्या माइंडसेट है, किस तरह से हो, बिहेवियर कैसा है टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ, या अपनी क्लास टीचर के साथ, या अदर्स टीचर्स के साथ। ये सारी चीजें आपकी नीट एंड टाइडीनेस, कितना क्लीन रहता है आपका यूनिफॉर्म, थ्रू आउट द ईयर आपने कैसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन रखा, ये सारी चीजें आपकी 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल में आती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेडिंग स्केल होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सारा का सारा आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करता है। तो इसीलिए हमने इसको ग्रेड में जो डिवाइड किया है, वो हमने A1 से लेकर B2, इसमें 80% तक सबको मिलता ही मिलता है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ ये B+। आपने देखा होगा बच्चों के लास्ट में जो रिपोर्टिंग कार्ड होता है सीबीएसई का, कोई भी रिपोर्टिंग कार्ड, जो रिपोर्ट कार्ड होता है लास्ट में आप देखते हो, तो लास्ट सबसे नीचे ये जो 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल का जो मार्किंग होती है, वो सबसे लास्ट में होती है, और वो सबसे बड़ी होती है। मतलब I mean, किसी का कॉर्नर होता है, किसी के बहुत सारी एक पेज होता है, डिफरेंट अलग अलग स्कूल्स के पैटर्न होते हैं, बट फॉलो सब यही करते हैं कि जहां आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात आएगी, वहां पर हम 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल बच्चों को देंगे कि बच्चा कितना सोच रहा है। तो जब आपको ये ग्रेड मिलता है, क्योंकि जाहिर है भाई आपका रिपोर्ट कार्ड भी अप होगा, तो आपके बिहेवियर में और चेंज आएगा, क्योंकि सीबीएसई को आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ करनी है। कोई कंपटीशन में नहीं लड़नी है कि हाँ भाई उसके 90% है, मेरे बच्चे के 92 है। मेरा बच्चा बोलता कैसा है, मेरे बच्चे की खुद की डेवलपमेंट कैसी है, मेरे बच्चे स्किल्स में क्या सीख रहे हैं, या मेरे बच्चों ने क्या सीखा, उनकी क्या लर्निंग है, इस पे काम चल रहा है। और यही आपको नैप सिखाता है। नैप 2020 जो स्टार्ट हुआ है, नैप के बारे में सुना होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, और एनसीएफ 2023, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। नैप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी होलिस्टिक अप्रोच के बारे में काम करता है, और जो एनसीएफ है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि आपका सिलेबस भी आपको ऐसा फ्रेम करना है इस तरीके से कि बच्चे की इंडिविजुअल ग्रोथ हो। बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम कहते कहते आपसे मतलब बार बार किसी न किसी पॉलिसीज के थ्रू, किसी न किसी कैरिकुलम के थ्रू, किसी न किसी एक्ट के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टॉप मार्किंग। बच्चे को आपको ये नहीं सिखाना कि हम मार्क्स पे काम कर रहे हैं, ग्रो कितना कर रहे हो आप। क्योंकि अगर मान लो आपके 90% है, रट टू के आपने 90% लिया है, लेकिन आपको यहाँ खड़े होके आपकी बॉडी कांप रही है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप क्या आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। उसके लिए आपको इंडिविजुअल ग्रोथ पे काम करना होगा, राइट।
तो ये नैप भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है, जो कि गवर्नमेंट ने बनाई 2020 में, और एनसीएफ भी यही कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी यही कहता है। 2023 में ये एक्ट लागू हुआ कि ये हर सीबीएसई के स्कूल में फॉलोअप होगा कि कैरिकुलम हमें इस तरीके का फ्रेमवर्क करना है कि बच्चों की हर एक चीज़ में इंटरेस्ट होनी चाहिए। देखिए, आपने जैसे मान लीजिए इन्फ्लुएंसर्स है, इन्फ्लुएंसर एक स्किल बेस्ड काम है, और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इज्जत है आज इन्फ्लुएंसर्स की, इसलिए कि ना तो कोई इंजीनियर 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, ना ही कोई डॉक्टर 5 लाख रुपए कमा रहा है, और हर इन्फ्लुएंसर की जो कमाई है आजकल वो 5 से 15 लाख पर मंथ है। आपको मालूम है? 5 से 15 लाख, आप समझ रहे हो? एम्स के डॉक्टर को भी अगर मैक्स मिलते हैं ना तो वो 2.5 लाख 260 ऐसे मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमाते हैं डॉक्टर्स। वो अलग बात है कि उनकी रेस्पेक्ट एक अलग हो जाती है कि हाँ भाई ही इज़ डॉक्टर और शी इज़ डॉक्टर, बट अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो ऐसे ही देखिए, मैंने बताया था जैसे कि अगर पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एमएफ हुसैन, जैसे मैंने अभी अपने स्कूल में अभी इंटरेक्टिव सेशन लिया था तब भी बताया था कि एमएफ हुसैन है, हम कहते थे ना अरे क्या ये पेंटर ही तो है, उनकी हर पेंटिंग करोड़ों की बिकती है, राइट। उनके सामने ना तो कोई डॉक्टर पानी भरता है, और ना ही कोई इंजीनियर, ना ही पायलट, ना ही कोई और इंसान, तो ये स्किल्स ही तो है। और जबकि आप अपने स्कूल में पेंटिंग करोगे तो लोग ये कहेंगे क्या पेंटर बनाना है इसे, कहो हाँ मुझे बनाना है। अगर आपसे ये कोई सवाल करे तो आप कहो हाँ मुझे बनाना है, क्योंकि मेरे सामने है एमएफ हुसैन, जो ऐसी एग्जाम्पल है जिनके सामने हर इंसान घुटने टेकता है। अब आप आ जाइए खाने पर, लोग कहते हैं ना अरे होटल मैनेजमेंट करके क्या ही करना है। संजीव कपूर को देख लो, पंकज कपूर को देख लो, इस तरह के लोग जो लाखों कमा रहे हैं। एक महीने की सैलरी किसी भी शेफ की 5 से 6 लाख होती है, 5 से 6 लाख की सैलरी होती है एक शेफ की। हम तो पागल ही हैं सच में, टीचर्स वीचर्स तो सब बेकार ही हैं, सही बता रही हूँ। जो अपना खाना खुद भी खाओ मजे से और दूसरों को भी सर्व करो, और भाई देश की एक सेवा करो। कितनी बड़ी अच्छी सर्विस है ये कि आप खाना खिला रहे हो खुश होके। उनकी भी तो क्या बेकार है होटल मैनेजमेंट करना।